फ्रेंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो बच्चों आज जो है CGPS में देखेंगे ऑनलाइन क्लास में। तो आज जो पढ़ेंगे बच्चों इसमें सातवें भाग के अंतर्गत जो है निजी या सार्वजनिक के अंतर्गत में पढ़ेंगे विदेशी संगठन या विदेशी जो है गठबंधन। तो विदेशी गठबंधन के अंतर्गत ध्यान देंगे बच्चों फॉरेन है ना कोलैबोरेशन के अंतर्गत देखेंगे। प्रायः यह समझा जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशी विदेशी संगठन गठबंधन दोनों एक ही शब्द के भिन्न अर्थ हैं, मतलब एक से देश से दूसरे देश में से लगा रहता है, किंतु वास्तव में दोनों शब्द अलग अलग होकर इनके अर्थ भी भिन्न है। तो यहाँ पर देखेंगे विदेशी गठबंधन से आशय मीनिंग ऑफ ऑर्गेन कोलिब्रेशन के अंतर्गत विदेशी गठबंधन में दो शब्द हैं, जिसमें विदेशी शब्द का आशय अन्य देशों से तथा गठबंधन का आशय जोड़ तोड़ मिलजुल कर या विभिन्न राष्ट्रों के सहयोग से। इस प्रकार विदेशी पूंजी और देशी पूंजी मिलाकर किसी व्यापार को संचालित करना विदेशी गठबंधन द्वारा व्यापार एवं ऐसी कंपनी को विदेशी गठबंधन वाली कंपनी कहा जाता है। ऐसे व्यापार या कंपनी को विदेशी जो है सह उपक्रम कहा जाता है। उसको संचालित करने वाला विभिन्न पार्टियों को मिलाकर जब कोई सरकार बनती है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में चुनाव में देखे होंगे बच्चों आपने JDU है ना, ऐसा करके बना रहता है। इसी प्रकार जो विदेश की अन्य कंपनियां या सरकारों के सहयोग से संचालित उपक्रम को विदेशी गठबंधन वाला उपक्रम कहते हैं। जो दूसरे देश के साथ देश में जो आकर एक दूसरे के गठबंधन से मिलजुल कर कार्य किया जाता है उसको ही विदेशी गठबंधन कहा जाता है। उसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी भी शामिल किया जाता है। तो ध्यान देंगे विदेशी जो है गठबंधन उपक्रम की आवश्यकता है। नीड ऑफ ऑर्गेन कोलैबोरेशन इंटरप्राइजेस। जब किसी अल्प विकसित राष्ट्र को अपना औद्योगिक विकास तीव्र गति से करना है, अल्प विकसित जो राष्ट्र है उसको तीव्र गति से करना है विकास, तब उसे विदेशी यंत्रों या तकनीक मशीन आदि को आयात करना होगा, जिसका भुगतान करना कठिन हो जाता है। ऐसे स्थिति में एकमात्र उपाय है विदेशी जो सहयोग से उपक्रम की स्थापना कर औद्योगिकरण करना होता है। जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र जो रूस के सहयोग से बना था। अल्प विकसित या भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए विदेशी जो है गठबंधन निम्न प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय बचत में कमी। तो अल्प विकसित व विकासशील राष्ट्रों की आय कम होने से बचत दर कम होती है, जिससे देश में पूंजी निर्माण की मात्रा अत्यधिक कम रहती है। पूंजी कम होने से भारी उद्योग व परियोजना स्थापित नहीं किया जा सकती। ऐसे भारी उद्योगों को आंतरिक बचत से स्थापित करना संभव नहीं हो पाता है, मतलब जो अपन काम करते हैं उसमें कमी हो जाता है जो बचत में। तो इस कारण से अगला देखेंगे पूंजी का अभाव, मतलब भारी उद्योग व्यापार के लिए वृहद मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। अल्प विकसित राष्ट्रों में पूंजी का अभाव हमेशा बना रहता है। संपन्न राष्ट्रों से पूंजी प्राप्त कर अल्प विकसित राष्ट्र जो है औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करता है, बढ़ावा देता है। अगला देखेंगे तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का अभाव, मतलब नए नए चीज़ के बारे में अभाव या चीज़ खोज के बारे में अभाव। तो पिछले देशों में तकनीकी एवं औद्योगिक विकास ना होने से भारी उद्योग की स्थापना नहीं कर सकते, अतः जो है ये विदेशों से ऐसे ज्ञान और तकनीकी प्राप्त औद्योगिकरण को बढ़ा सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में अभी बताया मैंने भिलाई स्टील प्लांट जो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला देखेंगे बच्चों भुगतान संतुलन। अल्प विकसित राष्ट्रों का भुगतान संतुलन प्रायः प्रतिकूल रहता है ना। ऐसी स्थिति में विदेशों से कच्चा माल व अन्य सेवाएं आयात करने से भुगतान संतुलन और बिगड़ सकता है। ऐसी स्थिति में विदेशी सहयोग से भारी उद्योग की स्थापना कर औद्योगिक विकास किया जा सकता है। अगला देखेंगे बच्चों अन्य जो है, पहला, जब कोई राष्ट्र जो है तीव्र औद्योगिकरण का प्रयास करता है तो उसे आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। कुछ सीमा तक वित्त व्यवस्था की जा सकती है, मतलब वहाँ तक पैसा उपयोग किया जा सकता है, तभी इससे मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, इसमें मूल्य में वृद्धि होती है। ऐसे स्थिति में विदेशी पूंजी का आयात उचित माना जाता है और इससे उपक्रमों में सहभागिता उचित रहता है। दूसरा दिया स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत में पूंजी व तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण विदेशी सहयोग की आवश्यकता महसूस की गई। परिणाम स्वरूप देश में भिलाई है, दुर्गापुर, बोकारो जैसे स्टील प्लांट रूस, इंग्लैंड व जापान के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। अब भारत को अधिक विदेशी सहयोग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी नए नए तकनीकी के लिए विकसित राष्ट्रों के सहयोग की आशा करना उचित होता है।
1970 तक भारत ने विदेशी सहयोग से औद्योगिक विकास तीव्र गति से किया गया है। धीरे धीरे भारत उद्योग औद्योगिकीकरण अंतरिक्ष व परमाणु क्षेत्र में काफ़ी विकसित हो चुका है। भारत की गणना जो है अब विकसित राष्ट्र में की जाने लगी है। भारत जो है अब खदानों में भी आत्मनिर्भर हो चुका है। कुछ क्षेत्रों की तकनीकी को निर्यात करने में भी अब भारत सक्षम हो गया है। ऐसी स्थिति में यद्यपि विदेशी सहयोग व ऋण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है, फिर भी विकास एवं गतिमान क्रिया है। दिनों दिन नए नए चमत्कारी विकसित हो रहे हैं। ऐसे स्थिति में विदेशी सहयोग गठबंधन विश्व कल्याण के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अगला देखेंगे बच्चों, वहाँ पर जो विदेशी गठबंधन में समानता, अल्प विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्रों के सहयोग से अपना विकास करते हैं। विश्व के धनाढ़ देशों में अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, रूस, फ्रांस, जर्मनी आदि राष्ट्रों का विश्व में सहयोग कर औद्योगिक व अन्य क्षेत्रों में विकसित किया जा रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे बच्चों क्या है विदेशी संगठन गठबंधन का किस प्रकार सहयोग महत्वपूर्ण होता है। अगला देखेंगे संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर। संयुक्त क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे उपक्रमों से होता है जिनके स्वामी सरकार व निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से होते हैं। मतलब यहाँ पर सरकार का और निजी दोनों का होता है। इसका प्रबंधन जो है संचालन निजी क्षेत्र एवं सरकार के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से करते हैं। इनके द्वारा अर्जित लाभ को आपस में पूर्व निर्धारित अनुपात में बांटा जाता है। भारत में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT, गुजरात खाद कंपनी, भारतीय टेलीफोन निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड आदि संयुक्त उपक्रम के उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंतर्गत बच्चों यहाँ पर संयुक्त के अंतर्गत में क्षेत्र में अर्थ में परिभाषा। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने संयुक्त क्षेत्र के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, भारत जैसे देश में पर्याप्त कार्य करना शेष है। अनियंत्रित पूंजीवाद एवं विलासिता है। देश में सुदृढ़ता औद्योगिक आधार के निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आवश्यक है, क्योंकि निजी क्षेत्रों में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इसके लिए आवश्यक पूंजी निवेशित कर सकें। किंतु इसके बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र बनाम निजी क्षेत्र जैसी कई बातें हमारे सामने नहीं होनी चाहिए। दोनों का अलग अपना अपना कार्य क्षेत्र है। देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए दोनों ही आवश्यक है। जिस प्रकार चलने के लिए दोनों पैर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार औद्योगिक विकास के लिए निजी हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दोनों क्षेत्र दो सुंदर वाहनों के समान है, जिसके बीच किसी प्रकार की कटुता या पक्षपात नहीं पैदा करना अनुचित है। संयुक्त क्षेत्र इसका सुंदर समन्वय बना है। अगला देखेंगे बच्चों, इसमें दूसरे शब्दों में बताया गया है, संयुक्त क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के विशाल वित्त साधनों और निजी क्षेत्र के अनुभव, उत्साह और कौशल का एक सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। अगला देखेंगे संयुक्त क्षेत्र के लक्षण या विशेषता। पहला होता है उद्देश्य, मतलब संयुक्त क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है सार्वजनिक एवं निजी सहयोगों साहसियों की व्यावसायिक कुशलता का लाभ उठाना। दूसरा है संयुक्त निवेश, मतलब सरकार एवं निजी उद्यमी दोनों ही पूंजी का निवेश करते हैं। इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी का 20%, सरकार द्वारा 25%, है ना, निजी क्षेत्र द्वारा 20%, विदेशी उद्योग द्वारा 35% पूंजी का निवेश किया जाता है। 20-35 जो दिया है बच्चों यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो इस प्रकार 100% होता है। तो तीसरा है शासन का हस्तक्षेप, सरकार द्वारा नीति निर्धारण, प्रबंधन तथा संचालन में सरकारी हस्तक्षेप होता है। कुशल प्रबंध का लाभ, मतलब संयुक्त उपक्रम में अनेक देशों के कुशल विशेषज्ञों का लाभ उठाया जाता है। प्रशिक्षण और संचालन संबंधी समझौते किए जाते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के मध्य समन्वय, संयुक्त क्षेत्र में समन्वय तथा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों मिलाकर स्थापित करते हैं। केंद्रीय या राज्य सरकार, निजी क्षेत्र, विदेशी उद्योगों मिला जुला उपक्रम जो है। छठवां एकाधिकार की समाप्ति, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उपक्रम में से एकाधिकार की समाप्ति हो जाती है। जोखिम का विभाजन, संयुक्त उपक्रम से व्यवसाय का जोखिम किसी एक पर नहीं पड़ता, अपितु दोनों क्षेत्रों पर जोखिम प्रभाव पड़ता है। संतुलित विकास, मतलब संयुक्त क्षेत्र में उद्योग ऐसे स्थान पर खोले जाते हैं जहां उद्योग नहीं है, अतः पिछड़े क्षेत्र की उपेक्षा नहीं होती है। 9वां है सार्वजनिक के निजी क्षेत्र के दोषों की समाप्ति, संयुक्त उपक्रम द्वारा निजी क्षेत्रों के दोष या सार्वजनिक क्षेत्रों के दोष दूर हो जाते हैं। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। संयुक्त उपक्रम द्वारा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, संयुक्त क्षेत्र की आर्थिक अवधारणा का आधार
भारतीय औद्योगिक नीति प्रस्ताव जो 1970 में का है। अगला देखेंगे बच्चों वहाँ पर संयुक्त क्षेत्र की वर्तमान स्थिति। इस समय भारत में संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत अनेक उपक्रम कार्य कर रहे हैं। पहला ऑयल इंडिया, गुजरात फर्टिलाइजर, कोचिन रिफाइनरी, हिंदुस्तान भारती लिमिटेड, टेलीफोन इंडस्ट्रीज। पांचवा है हिंदुस्तान मशीन टूल। तो सरकार ने विदेशी जो है ना उद्योगपति के साथ मिलकर भी अनेक संयुक्त उपक्रम की स्थापना की है, जैसे दुर्गापुर एवं राउरकेला के लोहा इस्पात कारखाना एवं भोपाल में बिजली के भारी सामान निर्माण के कारखाना। तो इस प्रकार अगला देखेंगे संयुक्त क्षेत्र के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। संयुक्त क्षेत्र के पदभार की आवश्यकता, औचित्य या उद्देश्य निम्न है। पहला, राष्ट्रीयकरण के बिना उद्योगों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करना एवं निजी क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण के भय से मुक्त करना। अगला है उद्योगों के लिए पर्याप्त वित्त साधन प्राप्त करना। तीसरा है निजी क्षेत्र के प्रबंधन कौशल का सदुपयोग करना। निजी क्षेत्र के एकाधिकार मनोवृत्ति पर रोकथाम लगाना, वहाँ पर एकाधिकार ना हो। पांचवा, स्थापना में एवं समापन दोनों को संतुलन में लाना। तो संयुक्त क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य आर्थिक प्रगति में तीव्रता लाना, देश का संतुलित विकास करना तथा उद्योगों में लाभार्जन प्रवृत्ति के साथ ही साथ सेवा भावना की प्रवृत्ति सृजित करना। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया है संयुक्त क्षेत्र का महत्व, लाभ, उपयोगिता। मतलब किस प्रकार संयुक्त क्षेत्र का लाभ उपयोगिता मिलता है हमको। एकाधिकार पर नियंत्रण, मतलब संयुक्त क्षेत्र की स्थापना से एकाधिकार की मनोवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है, एकाधिकार ना हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब संयुक्त उपक्रम से मिश्रित अर्थव्यवस्था के समस्त लाभों की प्राप्ति होती है। अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रबंध कुशलता, मतलब संयुक्त क्षेत्र की स्थापना पर प्रबंध में कुशलता की प्राप्ति होती है। तो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। अगला देखेंगे राष्ट्रीयकरण के भय से मुक्ति, मतलब निजी क्षेत्र के उद्यमों को सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण के भय से क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है, पूंजी के निवेश पर बल प्राप्त होता है। स्थापना में समापन सरल, मतलब बंद और समाप्त करना जो है सरल हो जाता है। संयुक्त उपक्रम की स्थापना सरलता से की जा सकती है, निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र में रूप परिवर्तन सरलता से हो जाता है। अगला है संतुलित विकास, मतलब संयुक्त उपक्रम को पीछे क्षेत्र में स्थापित कर संतुलित विकास किया जा सकता है। उद्योगों का केंद्रीकरण एक ही स्थान पर नहीं किया जा सकता। सातवां, शोषण से मुक्ति, मतलब संयुक्त उपक्रम से सरकारी नियंत्रण के कारण उपभोक्ताओं का शोषण नहीं किया जा सकता। अगला बच्चों देखेंगे जोखिम का विभाजन, मतलब संयुक्त क्षेत्र की स्थापना से जोखिम जो है सरकार व निजी क्षेत्र में बढ़ जाता है यहाँ पर। नौवां है आर्थिक विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं, औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में विकास होता है। 10वां है पूंजी का अभाव नहीं, मतलब सार्वजनिक और निजी प्रयासों से पूंजी की कमी नहीं होती, पूंजी के अभाव में विकास अवरुद्ध नहीं होता है ना। अगला देखेंगे 11वां जोखिमपूर्ण उद्योगों की स्थापना, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना भी हो सकती है, जोखिम उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। अन्य लाभ के अंतर्गत देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो दिया गया है कि आधारभूत उद्योगों की स्थापना हो जाती है, सरकार की नीतियों का पालन किया जा सकता है। तो अगर देखेंगे बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे संयुक्त क्षेत्र से हानि, डिसएडवांटेज ऑफ द जॉइंट सेक्टर क्या होता है। पहला, निजी क्षेत्र की उपेक्षा होती है। दूसरा, दोनों क्षेत्र में समन्वय का अभाव रहता है एक दूसरे से, है ना। तीसरा है राजनीतिक हस्तक्षेप अधिक होता है, मतलब जो सरकार बनता है उसका हस्तक्षेप हो जाएगा अपन। चौथा देखें यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष राष्ट्रीयकरण है जिसके कारण निजी उद्यमी दुखी होती है। पांचवा देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सरकार अधिकारी करते हैं जो वेतनभोगी होने के कारण व्यवहार करते हैं, है ना। अगला देखेंगे भारत में संयुक्त क्षेत्र का भविष्य, फ्यूचर ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इन इंडिया। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा को सर्वप्रथम सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस नीति द्वारा स्वीकार किया गया था, जिस प्रकार अनुमोदन बाद में 1978 की औद्योगिक नीति में स्वीकार किया गया है। दत्त समिति ने संयुक्त उपक्रम की स्थान की अनुशंसा की है। वर्तमान समय में सरकार संयुक्त क्षेत्र को प्रोत्साहित कर रही है। आर्थिक उदारीकरण के कारण भारतीय क्षेत्र को महत्व प्राप्त हुआ है तथा नए उद्योग क्षेत्र की स्थापित हो रहा है। तो भारत में संयुक्त क्षेत्र विकास की असीम संभावना है तथा इसका भविष्य उज्जवल होगा। तो यहाँ पर भारत में संयुक्त जो क्षेत्र के बारे में बताया गया। आज के लिए बेटा गुड डे, अगला जो पढ़ेंगे।